अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह इस बार भी रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसका बिगुल भी बच गया है। राजनेता अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं और हर एक राज्य में जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी के बयान के बाद देश में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण की चर्चा तेज हो गई है। सर, आखिर ये उत्तर बनाम दक्षिण इस वक्त क्यों आया? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो नेता कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे उनको ज़्यादा कुछ एडवांटेज मिल सके। और कुछ लोग अगर इस तरह की भावना रखते हैं कि क्षेत्रवाद में यकीन रखते हैं, जातिवाद में यकीन रखते हैं, तो उनकी भावना को उभारा जाए, मत हासिल किए जा सकें। और कभी कभार लगता है कि बीजेपी या अन्य दल जो कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, तो लगता है कई बार वो सच साबित होता दिखता है। अब वो असम में थे तो गुजरात के लोगों के लिए कुछ बोल दिया। अब अगर वो केरल में हैं और उत्तर भारत के लोगों के लिए कुछ बोल रहे हैं, वहाँ से जहाँ से कि उनका पूरा परिवार सांसद रहा और उनके परिवार के बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उत्तर भारत के लोगों ने खास तौर पर पहुँचाया, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश से सांसद रहे, उनके परिवार के कई सदस्य प्रधानमंत्री रहे। तो आप उनकी समझ पर सवाल उठा दें तो ये आपको हो सकता है कि वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल माइलेज दिला दे, लेकिन आपको राजनीति उत्तर में भी करनी है। और संयोग देखिए कि ये जो बयान है वो तब दे रहे थे जब उनकी बहन प्रियंका गांधी मथुरा में रैली कर रही थी और प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, तब दिया। गुजरात में कब वो बयान देते हैं, जब असम में कब वो बयान देते हैं जब गुजरात में 2-3 दिन बाद निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, तो वहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब तक की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। तो ये दिखाता है कि ठीक है, वो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। भविष्य के लिए उनके पास कोई एक स्पष्ट योजना नहीं है। आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, कहाँ पे क्या और रह रहा है, हो रहा है, शायद उसको बहुत हद तक जानकारी उनको रहनी नहीं है। सर, लेकिन एक सवाल है, आपने कुछ हद तक उस सवाल को छुआ भी है कि उत्तर भारत की राजनीति अब तक देखा जाए तो कांग्रेस भी करती आई है। कांग्रेस को उत्तर भारत ने बहुत कुछ दिया है। अगर दक्षिण के राज्यों की हम बात करें तो वहाँ पे AIADMK अगर या DMK जो पार्टी है, ये दोनों अगर उत्तर की बात करें, उत्तर के लोगों की बात करें, तो समझ में भी आता है कि वो एक राज्य स्तरीय पार्टी है और उसको राज्य की राजनीति करनी है जी। लेकिन कांग्रेस, जहाँ पे एक कमी सी नजर तो आती है ना आजकल की, आप एक नेशनल पार्टी हैं, आप उत्तर को भी उतना ही आपको महत्व देना होगा जितना दक्षिण को देना होगा। फिर इस तरीके के बयान, क्या एक रणनीतिक जो समझ होनी चाहिए थी, वो तो राहुल गांधी बार बार स्पष्ट करते हैं कि शायद उनमें कमी है, लेकिन कांग्रेस आला कमान को इस पे एक निर्णय लेना चाहिए। पता नहीं क्यों बेबस नजर आ रहा है। और ये आरोप सिर्फ जो बीजेपी या और अन्य दल हैं वो लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस में भी आप देखिए कि G30 ने क्या पत्र लिख के बार बार कहा है कि जो नीतियों में स्पष्टता हो और हम क्या कुछ अपने आप ही कार्यक्रम ना बना लें, एक विमर्श करके बनाएं कि हमें किस मुद्दे को उठाना है, कितनी प्रमुखता से उठाना है, कब कब सरकार को घेरना है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आप एक ही चीज़, 2 चीज़ मुद्दे उठाएं और आप ये कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि 2 लोग देश को चला रहे हैं। और यहाँ भी तो सिर्फ 2 या 3 लोग ही पार्टी को चला रहे हैं और पार्टी के नेताओं की सुनी नहीं जा रही है जिनका अनुभव है। कांग्रेस ने देखिए इस देश को एक करके रखा। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी नीतियों से ही आज हम देखते हैं कि हमारे इतने सारे संवैधानिक जो संस्थान खड़े हैं, उसके लिए उसका बहुत हद तक श्रेय जाता है। लेकिन वर्तमान नेतृत्व का क्या हो गया है ये समझ नहीं आता है कि वो शायद जो
उनके जो पूर्वज थे उनकी विचारधारा से भटक गया है, मुद्दों की समझ नहीं है, या जो हमारे सहयोगी हैं हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते, विमर्श नहीं करना चाहते, हम यही मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो उसका परिणाम कांग्रेस भुगत भी रही है। न सिर्फ सत्ता कांग्रेस ने लगातार खोई है, बल्कि अब तो विपक्ष का दर्जा भी खोता जा रहा है, उससे छिनता जा रहा है। और ये जिस तरह से हमने देखा पुडुचेरी में एन चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार का वहाँ पे पतन हुआ है, तो ये चुनाव के ठीक पहले पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उसको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम ये एक कोई भावनात्मक हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया है, लोगों में एक भावना आ जाएगी कि हमने ये सरकार गिर गई, उनको उसको दोबारा लाना है। देखिए, आपने 5 साल तक जो वादे पूरे नहीं किए हैं, जैसा कि बीजेपी और अन्य दल आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक आपने शासन किया है। 1-1.5 महीना पहले चुनाव से पहले, और 1-1.5 महीना भी क्यों, 15 दिन पहले अगर सरकार गिरी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि एक जवाबदेही है कांग्रेस की भी वहाँ पुडुचेरी में। अगर हम बात कर लें, असम में बीजेपी को जवाब देना होगा, अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। और जो केरल में आप देखिए कि कांग्रेस कहाँ पे वामपंथियों के साथ गठबंधन करके लड़ रही है, अब राहुल गांधी सारा जोर तो लगा रहे हैं वहाँ पर कि हम केरल में हमारी सरकार बनाइए, लेकिन आप देखिए कि जो वामपंथियों के साथ गठबंधन है इनका पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर एक रैली की योजना बनी थी जिसमें कि राहुल गांधी और वामपंथी दलों के नेता भी मंच पर रहने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी उस रैली में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वही तस्वीर बीजेपी केरल में दिखाएगी कि यहाँ पर ये इनके विरोध में हैं, वहाँ उनके साथ हैं। तो ये हैं क्या, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब उनको भी लगता है कि मैं केरल में, क्योंकि केरल से सांसद हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ पर ले आऊँ, सरकार बन जाए तो मेरी अध्यक्ष पद पर वापसी हो जाए, एक जो पद छोड़ा था वो बहाल हो जाए उस पद पर। देखना होगा कि क्या है। कांग्रेस की भी खैर अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी घमासान बहुत ज़्यादा है। ये ठीक है कि गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बैठा देना आसान है, लेकिन राहुल गांधी के लिए शायद वापसी उतना आसान नहीं होगी अगर हम इन चुनाव को मद्देनजर रखकर देखें तो। पद पर बैठाना आसान है, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है, उनको लोग कितने स्वीकार करते हैं, ये मायने रखता है। असम चलते हैं सर। असम में क्या जो बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जाए? नहीं, देखिए, ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव में भी था, और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बहुत उम्मीदों से ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा रहा है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि वो बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी का गठबंधन या जो महागठबंधन बना है असम में विपक्ष का, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने जा रहा है। देखिए, असम में एक जो बड़ा मुद्दा है, बहुत वर्षों बाद ऐसा आया है मुद्दा कि विकास और शांति के नाम पर वहाँ पर वोट पड़ेगा। हम देखते थे कि असम में या तो उग्रवादी घटना हो जाती थी, कोई उसकी खबर आती थी, या फिर किसी का अपहरण हो जाए, या फिर कोई जो हम देखते थे हिंदी भाषी राज्य के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हो जाए, तो इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन अब क्या आती हैं, उग्रवादियों के समर्पण की खबरें आती हैं, चाहे डेवलपमेंट के कुछ काम की खबरें आती हैं। तो ये एक पूरे पूर्वोत्तर की दशा और दिशा बदली है। तो इस बार का जो चुनाव है विकास और शांति के मुद्दे पर होना है। ठीक है, इस तरीके के गठबंधन बने हैं वहाँ पर कि जो धार्मिक, अब लोग कहते तो हैं, जो लोग कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम पर गठबंधन कर लिए गए हैं। और एक पार्टी के बारे में माना जाता है कि उसको अल्पसंख्यकों को वोट नहीं मिलते, या इसीलिए इस तरह के गठबंधन बनाकर सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीती जा सकें, खासतौर पे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। तो हो सकता है कुछ असर हो, लेकिन व्यापक तौर पर उसका असर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है, लोकसभा चुनाव के परिणाम। सर, पश्चिम बंगाल जी, अभिषेक बैनर्जी बनाम अमित शाह, सोनार बांग्ला, कटमनी, पामेला गोस्वामी, राकेश सिंह, अभिषेक बैनर्जी, सीबीआई, ये तमाम घटनाक्रम इस सप्ताह देखने को मिला। जी, सीबीआई, ऐसा ममता बनर्जी और उनके भतीजे का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पे आई है। इसके अलावा भाजपा के लिए भी परिस्थिति उस समय थोड़ी विकट हो गई जब उसकी अपनी नेता किसी ड्रग्स केस में फंस जाती है, और उसके बाद उसके लिए भी एक और हो गया कि उसके संगठन में ही 2 लोगों पर आरोप लग रहे हैं। तो इस तमाम तरह की चुनौती क्या भाजपा को वहाँ पे
कमजोर कर पाएगी? नहीं देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब मान लीजिए कि बीजेपी का कोई एक सामान्य कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी पकड़ा गया है, ड्रग्स केस का भी जांच में आएगा कि वो उसका था, साजिश के तहत फंसा है या क्या था, वो सब चीज़ें जांच का विषय हैं। दूसरी तरफ है एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो हम दोनों की तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सामान्य पदाधिकारी है, सामान्य कार्यकर्ता है और वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। तो अगर उस पर आरोप लगे हैं और उस तक सीबीआई पहुंची है, कुछ बैंक विवरण सामने आए हैं जिन पर जांच चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मामला, कुछ तो उनके पास तथ्य होंगे, सबूत होंगे कि वो वहाँ तक पहुँचे हैं, पूछताछ हुई है और कुछ अधिकारी पकड़े गए हैं और ये नवंबर से मामला चल रहा है। ये और जब इस तरीके का कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, जब आप किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हाथ डालते हैं, जांच एजेंसी हाथ डालती हैं, तो वो दूसरी पार्टी पर भी एक उसको रिएक्शन झेलना पड़ता है। तो अब वो बात सही है जो पामेला गोस्वामी आरोप लगा रही हैं या पामेला गोस्वामी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, तो खैर जांच का विषय है। लेकिन हमने अब तक जो देखा बंगाल में, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अब शुरू होगी चुनाव की घोषणा होने के बाद, क्योंकि अब सब अपने सारे हथियार लेकर मैदान में होंगे और लक्ष्य सबका यही है, सरकार बनाना। तो उसके लिए साम दाम दंड भेद हम जानते हैं कि, और ख़ासतौर पर बीजेपी को ये लगता है कि बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है, करो या मरो वाली बात है। और इससे ज़्यादा मुफीद मौका बीजेपी के लिए पता नहीं कब आएगा। तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और आप देखिए कि वहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है उसने भी एक प्रोफेशनल जो मैनेजर हैं चुनावों के उनको हायर कर रखा है। और हालांकि उनका विरोध भी हो रहा है पार्टी में, क्योंकि पार्टी के नेता तृणमूल कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये हमको कैसे बताएंगे कि हमको रैली में इस तरीके का कपड़ा पहनना है, हमको इस तरीके से बात करनी है, तो हमसे ज़्यादा अनुभव भी कोई ना है। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। तो अब तृणमूल कांग्रेस भी उसके समक्ष यही है कि हमको अगर अपनी हमने सरकार नहीं बनाई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम किसी और राज्य में तो हैं भी नहीं। तो विपक्ष की भूमिका में आके तो फिर संघर्ष ही करना है 5 साल। और वामपंथियों के लिए भी है कि जो एक तरह से हर एक राज्य से उजड़ते उजड़ते वो अब सिर्फ केरल में रह गए हैं। केरल में अगर अमूमन माना जाता है कि सरकार में बदलाव होता है, अगर वहाँ बदले तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि बंगाल में एक मौका आया है कि कुछ कर पाएं। तो सबके सामने है अपना सरकार बनाने की, अपनी कुछ क्षमता बढ़ाने की। और जैसे मैंने कहा कि वो मैदान अब खुल गया है, सज गया है, तो सब अपने अपने शस्त्रों के साथ होगी। पिक्चर तो अब शुरू होगी। बिल्कुल, पिक्चर अब शुरू होगी। लेकिन एक पिक्चर और भी चल रहा है राजनीति से इतर। अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी एक तरीके से जनता भी कह रही है कि नहीं, महंगे हो रहे हैं, और राजनीतिक जो बयानबाजी है और प्रदर्शन है वो तो हो ही रहे हैं। सर, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या बदस्तूर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, या जैसा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब उसके कम होने का समय आ रहा है, और धीरे धीरे तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनावी मौसम आ रहा है इसलिए कम होंगे। हाँ, क्या आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, और ऐसा होता भी रहा है कि जब कहीं चुनाव होते हैं, मतदान का समय नज़दीक आता है, तो वो लोग टैक्स घटा भी देती हैं पेट्रोलियम कंपनी, क्योंकि अब ये पेट्रोलियम कंपनियों के पास सब कुछ है और राज्यों के वैट हैं वो अलग विषय है। तो पेट्रोलियम कंपनियां कुछ दाम घटा देती हैं तो लोगों को राहत मिल जाती है, उसका फ़ायदा पार्टियों को मिल जाता है। और हमने देखा कि किस तरीके से चाहे तमिलनाडु हो चाहे असम हो, वहाँ पर भी वैट घटाए गए हैं चुनावी मौसम में, तो वो कुछ पेट्रोल सस्ता हुआ है। बंगाल ने भी 1 रुपया वैट घटाया है। तो बताया गया कि उसमें उनको 50 करोड़ रुपए का शायद लॉस होगा। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं लॉस वगैरह की। तो अब लेकिन आप ये देखिए कि सरकार अपना, राज्य सरकार अपना वैट लगा रही है और केंद्र के तो अपने केंद्रीय कर हैं ही। लेकिन हमको आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है ये देखना चाहिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो यह है कि एक तो आपसी समन्वय बनाकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए कि हम किस तरीके से करों का बंटवारा कर सके आसानी से, या जीएसटी के तहत ला सके। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है कि जीएसटी के तहत, हमने जीएसटी काउंसिल से कहा है कि आप लेके आइए, तो लेकिन अब उसमें भी सहमति नहीं बन पाती है। तो मेन जो चीज़ है इस पर सहमति की है, क्योंकि एक बड़ा हम देख सकते हैं कि हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो सारा पूरी तरीके से सिर्फ पेट्रोल और डीजल से जो कर आता है उसी पर ही निर्भर हैं। अपना जो किस तरीके से हम और कर या राजस्व जुटा सकते हैं उसके लिए प्रयास ही नहीं करते। बहुत आसान सी चीज़ है कि हमने
शराब पर जो कर लगा रखा है हमने, पेट्रोल डीजल पर जो कर लगा रखा है, उससे जो मिलता रहे उसको हम अपनी आय का साधन मानकर हम खर्चे करते रहे। तो अपनी आय कोई भी नहीं छोड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि वही उसका एक जरिया है शासन करने का और जो भी उनकी योजनाएं हैं उसको चलाने का। आय कोई नहीं छोड़ता। अब लेकिन आरबीआई गवर्नर ने एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात कही है, वो यही कही है कि हमने देखा कि जो बीता एक साल गया है वो कितना मुश्किल भरा था। दौर था वो, और उससे जो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकार है, उनके राजस्व में भारी कमी आई है और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको चला पाना सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा है और सरकारों को पैसे की ज़रूरत है। और इस समय जो टैक्सेस अगर लगे हुए हैं, जनता को लग रहा है कि हम पर बोझ है, लेकिन सरकारों की मजबूरी है कि अगर वो उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से वो खर्चा करेंगे, कहाँ से अपने कर्मचारियों को सैलरी देंगे, कहाँ से बाकी सब चीज़ों को करेंगे। इतनी सारी योजनाएं हैं, अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है, तो कुछ पैसा उनको चाहिए, इस वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर लंबा रहने वाला नहीं है और देखना होगा कि कब राहत मिलती है, जो अगर समन्वित तरीके से प्रयास हों। और हमें इस बात पर ठीक है कि आम आदमी पर बोझ तो पड़ा है, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता और जो अभी बजट आया है उसमें कोई नया कर लग जाता, जैसे कि कोरोना कर लगने की बात हो रही थी, तो बात वही बराबर ही पड़ती है। अब वो आप जो देश चल रहा है वो आपके पैसे से ही चल रहा है, आपकी जेब में कितना पैसा है, कितना सरकार के पास है, वो सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती हैं। सरकार को आपसे लेकर आपको ही देना है, तो ये सब चीज़ें अर्थतंत्र की खैर चीज़ें हैं और थोड़ा समझना चाहिए हर व्यक्ति को कि मुझ पर थोड़ा सा मुश्किल का समय है, लेकिन ये समय गुजर जाएगा। बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि हमें जल्द राहत मिलेगी और उम्मीद पे दुनिया कायम भी है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।